दोस्तों आप सबका स्वागत है लेक्चर 2 में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी को। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं वायरस। आई होप आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के लेक्चर में। आप सबसे पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखिएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड दी थिंग्स प्रॉपरली। ओके, सो अब देखो, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दैट आई मीन डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें वायरस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस, वायरस एज अ ऑर्गेनिज्म कहाँ पर है। ओके, कई बार पीसीएस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई वायरस किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है भी या नहीं भी। ओके, क्या ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसा कई बार कहा जाता है कि इट इज़ बेसिकली आई मीन बिटवीन, इट इज़ बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एक तरीके से एक बॉर्डर लाइन के बीच पे है ये। तो आखिर ये बॉर्डर है क्या, इसे समझते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर बात किया जाए तो वायरस क्या है, दीज आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, काफ़ी छोटे होते हैं यार, दिखते नहीं है। देन ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स। ओके, ए सेलुलर मतलब क्या भाई, सिंगल सेल होते हैं ये। ओके, दैट प्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग होस्ट सेल। अच्छा, ए सेलुलर इन्फेक्शियस मतलब क्या, एक सिंगल सेल पे आगे जाके टारगेट करते हैं एंड फिर वो मल्टीप्लाई करते हैं, पढ़ेंगे अभी आगे। सो दे आर कंसिडर्ड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब इसका मतलब सिंपल सा बात यह है कि लेट से अगर एक वायरस है, अगर एक वायरस है और अगर वो नॉर्मली एक लेट से टेबल पे पड़ा हुआ है, ओके, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर में यहाँ वायरस है, ओके, लगा हुआ। सो क्या ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर में अगर ये वायरस है, लेट से इस टेबल के ऊपर है या आप जिस सीढ़ी पे आ रहे हो उस सीढ़ी पे लगा हो, राइट। तो क्या मतलब ऐसे में आपका आई मीन क्या वो वायरस जिंदा है, क्या वो लिविंग कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, याद रखिएगा। तो वायरसेस, याद रखिएगा, अगर नॉन लिविंग के ऊपर में है, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर में है, तो इट इज़ अ डेड वायरस, इट इज़ नॉट एक्टिव वायरस। ओके, लेकिन याद रखिएगा कि यही वायरस अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, अगर लेट से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, तो उस केस में क्या होगा कि ये आपका एक तरीके से ज़िंदा हो जाएगा। और आई मीन डेफिनेटली वो गाना होता है ना कि ज़िंदा हूँ मैं, तो वही वो कहलाएगा कि ठीक है मैं ज़िंदा हो गया हूँ। एंड अब वो क्या करेगा कि इन्फेक्ट करना स्टार्ट करेगा और खुद को मल्टीप्लाई करेगा, सिंपली। इट इज़ वेरी सिंपल। तो देखो यही चीज़ है कि एक तरीके से ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट है जो लिविंग होस्ट सेल के अंदर ही सिर्फ पाया जाएगा, वो वहाँ पर ही जिंदा रहेगा। ओके, एंड अगर बाहर है तो दे आर हार्मलेस एंड दे आर कंसिडर्ड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसी वजह से देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कि द स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी नॉर्मली। ओके, तो डिस्कवरी कैसे हुआ है वायरस का, तो देखो डिस्कवरी के बारे में जब बात करते हैं तो लुईस पास्चर साहब ने पहली बार इस शब्द को दिया था वायरस को, जिसका मतलब क्या होता है, नॉर्मली पॉइजन होता है, जहर होता है। ओके, लेकिन उस वक्त में वायरस को समझा नहीं गया था। बाद में यहाँ पर दिमित्री इवानोव्स्की आते हैं। अब ये नाम जितना भी मैं कह रहा हूँ ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, दिमित्री इवानोव्स्की। ये साहब जब आएंगे 1892 में, इन्होंने पहली बार वायरस को आई मीन डिस्कवर किया। ही वॉज द पर्सन हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द वायरस। ओके, वाइल स्टडिंग द टोबैको मोसाइक डिजीज। टोबैको के प्लांट में जो मोसाइक डिजीज है उसको स्टडी करते वक्त इन्होंने सबसे पहले वायरस को पढ़ा था। ओके, तो ये चीज़ समझ में आया, इन्होंने सबसे पहले वायरस को समझा। देन इसके बाद अगला नाम है मार्टिनस, दैट इज बाइजनिक। 1898 में ये आते हैं एंड दे कॉल्ड इट कॉन्टेजियम वीवियम फ्लूइडम, मीन्स नोन एज द फादर ऑफ वायरोलॉजी। ओके, तो ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्जाम में सीधा आपसे पूछ सकते हैं कि हु वॉज बेसिकली मार्टिनस बेजरनिक। तो याद रखिएगा ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ वायरोलॉजी। जो वायरस की स्टडी होता है इसके फादर कौन है, तो ही इज़ बेसिकली मार्टिनस बाइजरनिक। ओके, तो ऐसे आपको ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखना पड़ेगा दोस्तों, बिकॉज सम टाइम दीज आर आस्क्ड डायरेक्टली, ऐसे ही वो पूछ लेते हैं एक फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ आई मीन बायोलॉजी, वायरोलॉजी कौन है, टैक्सोनॉमी कौन है। ओके, विच किंगडम हैज़ प्रोक्योरेट्स। ओके, किस किंगडम में प्रोक्योरेट्स होते हैं, राइट, तो मोनेरा जैसे कि। तो आई मीन इस तरीके से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं जो आपको याद रखना है। ओके, तो हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, इट इज़ मार्टिनस बाइजरनिक। ओके, ऑल्दो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकता है बट कोई बात नहीं है, आपको बस याद रखना है।
आगे जब हम बात करते हैं तो इसी तरीके से WM स्टैनली 1935 में इसने क्रिस्टलाइज फॉर्मेट में टोबैको मोसाइक वायरस को कहीं ना कहीं कंटेन किया। एंड फिर क्या होता है कि इसके बाद हम देखते हैं कि ये पता चलता है कि एक्चुअली वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वायरस के अंदर क्या है नहीं है, ये समझने में ज़्यादा आसानी हुआ और बाद में इसके लिए 1946 में नोबेल प्राइज़ भी मिलता है इन्हें केमिस्ट्री में। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अगेन। ओके, तो ये कुछ नेम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो एटलीस्ट दीज पॉइंट्स। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक वायरस के। सो लिविंग कैरेक्टर कब शो करता है, जाहिर सी बात है लिविंग कैरेक्टर शो करता है, लाइक दे पोसेस जेनेटिक मटेरियल, इनके अंदर में जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल दे आर RNA और /DNA वायरस। अब हालांकि बहुत एक साथ नहीं होता है, बट ये RNA भी हो सकते हैं बेस्ड वायरस और DNA बेस्ड वायरस भी हो सकते हैं। RNA क्या है, इट इज़ ऑब्वियसली रिबोन्यूक्लिक एसिड, वेर एज आपका DNA क्या है, डाइऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, दीज आर द जेनेटिक कॉम्पोनेंट, ओके, दैट यू शुड नो। एनीवे, RNA और DNA का काम क्या है ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। ओके, सो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होकर था, दे हैव द जेनेटिक मटेरियल, दे कैन रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल, ये अपने आप को इंटीग्रेट कर देते हैं उस प्रोसेस के साथ में। अब हम जब सेंट्रल डॉगमा ऑफ जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या देखते हैं कि बेसिकली DNA टू RNA टू प्रोटीन। ओके, और इस प्रोसेस में DNA टू RNA में हम क्या देखते हैं कि देयर इज अ ट्रांसक्रिप्शन, ओके, एंड देयर इज अ ट्रांसलेशन दैट हैपेंस। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि प्रोटीन बनता है नॉर्मली, राइट, और इसी प्रोसेस को यूज करके कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस होगा और सेल का डिवीजन होगा, सेल भी नए बनेंगे, रिप्रोड्यूस होगा सेल, राइट। तो अब क्या होता है कि अगर इस प्रोसेस में लेट से एक सेल के अंदर में वायरस अपने जो स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल एंजाइम है, या फॉर एग्जांपल आप ऐसे कह सकते हो कि अपने खुद के जो जेनेटिक कोड है अगर उसको इंटीग्रेट कर देता है, राइट, तो ऐसे में क्या होगा कि वो खुद को मल्टीप्लाई कर पाएगा। इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो इसका ही यूज़ करके यहाँ पर वो कहीं ना कहीं फर्दर चेंजेस होता है और आपको पता चलेगा कि यार सेल में म्यूटेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको वायरसेस के अंतर्गत दिखेंगे। फिर नॉन लिविंग कैरेक्टर भी शो करता है, लाइक दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड ऑल्सो, क्योंकि बाहर है तो किसी काम का नहीं। दे लैक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल उनके अंदर आपको नहीं दिखेंगे कि ओके देयर इज अ न्यूक्लियस, देयर इज अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, देयर इज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देयर इज अ डेफिनेटली जब हम बात करते हैं और भी जितने भी वॉक्यूल्स वगैरह हो गए, राइट, लाइजोसोम्स हो गया, ये सब कुछ वो एक वायरस के अंदर नहीं दिखेगा, राइट, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है, राइट। सो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब चीज़ नहीं दिखता है उनके अंदर। सो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द होस्ट। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है तभी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाहर है तो नहीं कर सकते हैं। ओके, किसी काम के नहीं है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस? तो जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो DNA होगा या तो RNA होगा, दोनों नहीं होता है, दोनों चीज़ एक साथ नहीं पाया जाएगा। एक नॉर्मल सेल में क्या होता है कि DNA RNA दोनों आपको मिलता है, राइट, इज इट क्लियर? नाउ DNA के अंदर में क्या है कि यू हैव अगेन क्रोमोसोम्स, राइट, क्रोमोसोम्स होता है DNA के अंदर में, जिसमें आपका जेनेटिक कोड्स होता है, राइट, तो जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन इसी तरीके से जब हम बात करते हैं RNA के अंदर, RNA का काम क्या है, RNA वर्क करता है, कई सारा वर्क होता है, RNA का टाइप्स भी होता है। ओके, नॉर्मली प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क होता है, राइट। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है कि प्रोटीन कोड प्रोटेक्टिंग द न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब लेट से वायरस है, ये एक वायरस है मान लेते हैं। ओके, अब इस वायरस के अंदर में लेट से जो जेनेटिक मटेरियल है, जो भी न्यूक्लिक एसिड है, इसको एक कोट पोट करता है, मतलब एक प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं होता है कोट। और जैसे कि खुद अपने आप में ये भी हो सकता है कि एक प्रोटेक्शन का कोट होता है, इसको कई बार क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। ओके, इसके बाद कैप्सोमीर होता है, प्रोटीन सब यूनिट फॉर्मिंग द कैप्सिड, जिस चीज़ से कैप्सिड बना है, जिस सब यूनिट से, उस प्रोटीन को कैप्सोमीर कहते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि वायरस के अंदर में कनेक्टिंग पार्ट भी होता है, राइट, वो कनेक्ट कर पाते हैं इस तरीके से, तो लाइक दिस पार्ट। ओके, तो वो जाकर आराम से वहाँ पर इजीली अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं सेल के साथ में। ओके, एंड ट्रांसफर कर सकते हैं फर्दर। सो सम वायरस पोसेस एन इन्वेलप ऑल्सो। ओके, सो दैट इज द थिंग। स्ट्रक्चर वाइज आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, इतना नहीं पूछते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ वायरसेस? बेस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि रॉड शेप, जैसे कि TMB वायरस, जिसको टोबैको मोसाइक वायरस हो गया। स्फेरिकल शेप में इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, राइट। देन कोविड वायरस भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि ओके, बुलेट शेप में रैबीज वायरस होता है, पॉलीहेड्रल शेप में एडिनो वायरस होता है, कॉम्प्लेक्स में बैक्टीरियोफेज होता है। ओके, फर्दर अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि होस्ट एंड एग्जाम्पल डिजीज़ के रिस्पेक्ट में, तो
प्लांट वायरस का एग्जांपल है टोबैको मोसाइक वायरस। एनिमल वायरस में जैसे कि रैबीज वायरस दिखेगा। ह्यूमन वायरसेस क्या होता है, तो HIV वायरस, कोरोना वायरस, राइट, ये सब दिख जाता है। एंड बैक्टीरियल वायरस में जैसे कि बैक्टीरियोफेज होता है, ऐसा बैक्टीरिया विच इज अफेक्टेड बाई व्हाट, अ बैक्टीरिया which is affected by virus is known as बैक्टीरियोफेज। और इन्हीं बैक्टीरियोफेज को कई बार यूज भी किया जाता है ड्रग डिलीवरी में, वैक्सीन्स में, ओके कई बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, व्हाट आर द डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय मेजर वायरस, जैसे कि एड वायरस हो गया, ये HIV वायरस करता है और ये एक तरह का रेट्रो वायरस होता है, ओके। देन कोविड-19, अगेन SARS-CoV-2 वायरस। पोलियो के बारे में जब हम बात करते हैं तो अगेन पोलियो के बारे में जब बात रहा है तो अगेन पोलियो वायरस है, रैबीज वायरस है, डेंगू वायरस डेफिनेटली है, हेपेटाइटिस बी वायरस, ओके। अगेन टोबैको मोसाइक डिजीज हमने देख ही लिया। तो ये कई इंपॉर्टेंट वायरसेस हैं, राइट, जो आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरियोफेज के बारे में हमने बात किया कि बैक्टीरियोफेज क्या है, द वायरस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया। एग्जाम्पल के लिए T4 बैक्टीरियोफेज, इनका अगेन स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। दे हैव हेड, DNA, टेल्स, अगेन सीट, देन बेस प्लेट, टेल फाइबर्स, तो आई मीन थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। Importance of virus, again they can be harmful also, they cause diseases in human, plants and animals, definitely lead to crop and livestock losses also, and at the same time वैक्सीन के लिए, प्रोडक्शन के लिए इनका यूज़ किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है, बिकॉज बैक्टीरियोफेज हेल्प्स कंट्रोल हार्मफुल बैक्टीरियाज ऑल्सो, तो वो भी एक चीज़ है, राइट। तो ऑल्दो इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में जो कल मतलब एक आर्टिकल मतलब सॉरी हमने जो यहाँ पर पढ़ा था इन सारे फर्स्ट आपके लेक्चर में, तो यहाँ पर हमने बोला था कि इंपॉर्टेंट फैक्ट वायरस के बाद में देखेंगे। तो क्या होता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्या क्या जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है। स्टडी ऑफ वायरसेस, वायरोलॉजी, फादर ऑफ वायरोलॉजी दैट इज मार्टिनस बाजानिक, एंड देन फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड वाज टोबैको मोसाइक वायरस। वायरस कंटेन्स आइदर DNA और RNA, नेवर बोथ, ये याद रखिएगा। प्रोटीन कोड जो होता है वायरस का उसको कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमीर, याद रखिएगा। वायरस आर कॉल्ड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। एंड WM स्टैनली ने क्रिस्टलाइज फॉर्मेट में टोबैको मोसाइक वायरस में कहीं ना कहीं वायरस को देख रखा था, एंड इट वाज इन 1935 और वो 1946 में इसके लिए नोबेल प्राइज मिलता है केमिस्ट्री में। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड लर्निंग अबाउट वायरस, जो आपको एग्जाम के लिए खास करके PCS के लिए पता होना चाहिए। एंड दिस इज मोर देन एनफ, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, इससे ज़्यादा जाया भी नहीं जाता है, ठीक है। तो अगेन बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जूलॉजी नहीं पढ़ना है, आपको डिजीज़ नहीं पढ़ना है, राइट, आपको डिजीज़ की स्टडी नहीं करनी है, राइट। तो आई मीन आप अपने आप को इतने दूर तक कन्फाइन रखिए, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि आप कितना पढ़े वो पता होना चाहिए। ओवर पढ़ोगे भी तो दिक्कत है, हजम नहीं होगा, राइट। तो दिस इज व्हाट इज द बेसिक आइडिया। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आपका जो मोनेरा हो गया, प्रोटेस्टा हो गया, फंगाई हो गया, ब्लांटाई है, एनिमिलिया है, जितने भी किंगडम्स हैं इनको एक एक करके समझेंगे, पढ़ेंगे, ओके। अगले लेक्चर्स में मिलेगा, एंड आप फॉलो करते रहिए लेक्चर्स को, देखते रहिए कंटिन्यूसली, एंड फॉर श्योर आपका ये जो टॉपिक हम यहाँ पर जितना भी डिस्कस कर रहे हैं, इट विल बी मोर देन एनफ। आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी और उससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप 100% यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर एक्यूरेटली आंसर दे पाओगे।